नमस्कार विद्यार्थियों, आपका अपना YouTube चैनल है इजी कोड एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम 10th क्लास की हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में डिस्कस करेंगे। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आज का हमारा 10th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। बात करते हैं यूरोप की। आपको पता होगा कि यूरोप तो एक महाद्वीप है। बात करते हैं राष्ट्रवाद। इस राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र और वाद। राष्ट्र का मतलब होता है देश, वाद का मतलब होता है विचारधारा। यानी राष्ट्रवाद का अर्थ होता है किसी देश के प्रति विचारधारा रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। या फिर हम समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति लगाव, या फिर हम कह सकते हैं अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना रखना। या फिर अपने देश की राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। सम्मान करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी राष्ट्रवाद को अगर हम शाब्दिक अर्थ में समझे तो अपने राष्ट्र के प्रति लगाव, या फिर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना रखना, या अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो हमारा सवाल ये उठता है कि जो यूरोप जो महाद्वीप है उसमें राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था, उदय का मतलब जन्म होता है, वो यूरोप महाद्वीप के अंदर कौन से देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था? तो यूरोप महाद्वीप के अंदर राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था वो सबसे पहले फ्रांस में माना जाता है कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। तो किस प्रकार से हुआ था वो आगे हम देखते हैं। तो राष्ट्रवाद का जो फ्रांस के अंदर जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था वो फ्रांसीसी क्रांति के साथ में हुआ था। फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी, उसके साथ ही फ्रांस के अंदर राष्ट्रवाद का जो है वो उदय हुआ था, यानी जो नेशनलिज्म है वो उदय हुआ था। तो देखो फ्रांसीसी क्रांति, हम बात करने वाले हैं इस फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कि फ्रांसीसी क्रांति क्या थी। तो पहले हम इस क्रांति का अर्थ समझते हैं कि क्रांति का अर्थ क्या होता है। तो आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, क्रांति का अर्थ कोई युद्ध करना या फिर कोई हमला करना नहीं होता है। क्रांति का मतलब होता है बदलाव, या फिर हम कह सकते हैं परिवर्तन। किसी देश के अंदर क्रांति तब होती है जब उस देश के अंदर बदलाव की मांग है। उस देश में रहने वाली प्रजा, अगर राजतांत्रिक देश है तो उस देश में रहने वाली प्रजा, या फिर लोकतांत्रिक देश यानी जो डेमोक्रेसी देश है उस देश में रहने वाली जो जनता वो अपने देश के अंदर मांग करती है किस चीज़ के लिए? बदलाव की। कि हमारे देश के अंदर जो अभी शासन हो रहा है उसके अंदर बदलाव करने की, यानी वो शासन जो राजा या फिर जो नेता उस देश को चला रहा है वो अपना शासन ठीक तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो उस समय अगर अपना कार्य ठीक तरीके से नहीं करे तब क्रांति होती है, यानी बदलाव की मांग होती है। किसके द्वारा? या फिर प्रजा के द्वारा, या फिर अगर लोकतंत्र देश है तो जनता के द्वारा। तो हम
इस लेसन के अंदर ये पढ़ने वाले हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति है, आखिर फ्रांसीसी क्रांति के पीछे कारण क्या था, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, और फ्रांस की क्रांति जब हुई थी उस समय फ्रांस का राजा कौन था, तो उसके बारे में हमें सारी डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले सकता है, बाकी मैं रब कर देता हूँ। हाँ, आगे देखो अभी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमें चर्चा कर रहे थे। फ्रांसीसी क्रांति, ये जो क्रांति हुई थी वो 1789 के अंदर हुई थी, यानी 1789 के अंदर ये क्रांति हुई थी। उस समय जो फ्रांस का राजा था, फ्रांस का जो राजा था उसका नाम था लुई 16वां। उस समय फ्रांस का राजा हुआ था। ये लुई 16वां फ्रांस का राजा कब बना, 1774 के अंदर, 1774 के अंदर ये फ्रांस की गद्दी पर बैठा था और 1789 के अंदर फ्रांस की क्रांति हो गई थी। अब यहाँ पर सवाल हमारे ये उठता है कि फ्रांस की क्रांति आखिरकार हुई क्यों थी, फ्रांस की क्रांति के पीछे कारण क्या थे, किसने फ्रांस की क्रांति शुरू की थी। फ्रांस की जो क्रांति है वो 1789 के अंदर शुरू हो गई थी। अब फ्रांस की क्रांति जो शुरू की थी वो किसने शुरू की थी, तो पहले हम बात करते हैं फ्रांस के समाज के, फ्रांस के समाज के बारे में। तो फ्रांस के जो समाज थे वो 3 समूह के अंदर बंटे हुए थे। फ्रांस का समाज 3 समूह में बंटा हुआ था, यानी फ्रांस की क्रांति के समय जो फ्रांस का समाज था वो 3 समूह के अंदर बंटा हुआ था। कौन कौन से 3 समूह थे, पहला था प्रथम स्टेट, दूसरा था द्वितीय स्टेट, और तीसरा था तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट के अंदर कौन से लोग आते थे, प्रथम स्टेट के अंदर आते थे पादरी वर्ग, यानी चर्च के लोग प्रथम स्टेट के अंदर शामिल थे। द्वितीय स्टेट के अंदर आते थे कुलीन वर्ग का मतलब क्या होता है, अमीर लोग, जैसे जमींदार होते हैं ना, वो सारे द्वितीय स्टेट के अंदर शामिल थे, अमीर लोग। बात करते थे तृतीय स्टेट के अंदर, तृतीय स्टेट के अंदर आते थे हमारे छोटे व्यापारी, भूमिहीन किसान, मजदूर, अदालती कर्मचारी। यानी वकील। ये सारे जो लोग थे वो द्वितीय स्टेट के अंदर शामिल थे। अब हमारे सवाल ये उठता है कि जो क्रांति शुरू की थी, जो 1789 के अंदर जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, वो किसने शुरू की थी? क्या प्रथम स्टेट के लोगों ने, या फिर द्वितीय स्टेट के लोगों ने, या तृतीय स्टेट के लोगों ने? तो आपको मैं बता दूं, जो क्रांति शुरू की थी वो तृतीय स्टेट के लोगों ने शुरू की थी। तृतीय स्टेट के लोगों ने क्यों शुरू की थी, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि तृतीय स्टेट के लोगों से बहुत ज्यादा कर वसूला जाता था। किसके द्वारा? राजा के द्वारा। जो कौन था राजा? लुई 16वां, इसके द्वारा। और साथ में जो तृतीय स्टेट के लोगों से कर राजा तो लेता ही था, उसके अलावा प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग भी तृतीय स्टेट के लोगों से कर लेते थे। इस कारण ये सारे लोग एकजुट होकर इन्होंने 1789 तक आते आते क्रांति शुरू कर दी, जिसको हमें फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे भाई। और 1789 के अंदर जो क्रांति हुई थी वो लुई 16वां को हटाने के लिए क्रांति हुई थी। या तो लुई 16वां के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उस नियम को बदलो, या फिर राजाओं को पद से हटाना। तो आज के लिए हमने ये
हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमने बेसिक चीज़ों के बारे में जाना है। इसकी जो संपूर्ण जानकारी है इस चैप्टर का हम विस्तार से आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।